सभी को नमस्ते प्रणाम। सर गंगा राम, यह नाम किस किसने सुना है यह कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन जो भारत के लोग हैं, विशेषकर दिल्ली और आसपास के रहने वाले उत्तर भारत के, उन्होंने सर गंगाराम हॉस्पिटल एक दिल्ली में है, यह नाम तो ज़रूर सुना होगा। बस इससे ज़्यादा हम सर गंगाराम के बारे में कुछ नहीं जानते। वो कौन थे, क्या थे, क्रांतिकारी थे, कोई उन्होंने लड़ाई में सहयोग किया, असहयोग किया, ये हमें कुछ नहीं मालूम। अगर सर गंगाराम को आधुनिक भारत का जनक तो नहीं, एक सिपाही कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। इसका एग्जाम्पल है कि आप सब लोगों ने लाहौर का नाम तो सुना होगा, जो अब पाकिस्तान में है। 1947 से पहले जब भारत एक था, तब ये हमारा ही हिस्सा था। लाहौर जो है वो लव कुश का नगर माना जाता था, कि भगवान राम के जो बेटे थे उनकी वो नगरी मानी जाती थी, वो वहाँ रहते थे, ऐसा इतिहास हमें बताता है। और उसको बसाया था सर गंगाराम ने, जिनका जन्म 1851 में लाहौर के पास ही एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता थे दौला राम, जो वहाँ ब्रिट पुलिस में एक अधिकारी थे, और जाहिर है उस टाइम अंग्रेज़ों का ही राज था, तो अंग्रेज़ पुलिस उन्हीं के अंडर में थे। अंग्रेज़ पुलिस सब उन्हीं के अधिकार में थी, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। सर गंगाराम का जन्म 1851 में हुआ था, जैसा मैंने अभी बताया। हमारी एक कहावत है पुराने लोग तो खूब जानते होंगे कि जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। या पंजाबी में कहावत है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मे ही नहीं, कि भाई उसने लाहौर नहीं देखा तो उसका जन्म बेकार है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस लाहौर को बसाया किसने था? इस लाहौर को बसाया था आर्किटेक्ट इंजीनियर सर गंगाराम ने। लाहौर में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उस टाइम बनाई गई थी, जैसे जीपीओ बिल्डिंग, हाई कोर्ट बिल्डिंग, एक वुमेन्स कॉलेज था। वुमेन्स कॉलेज तो सर गंगाराम ने अपने खर्चे पे ही बनवाया था, जमीन से लेके बिल्डिंग तक सब उन्हीं का खर्चा था। एक कॉमर्स कॉलेज था वहाँ लाहौर में, वो भी सर गंगाराम ने अपनी ज़मीन खरीद के ही बनवाया था। इसके अलावा लाहौर रेलवे स्टेशन में भी उन्होंने कुछ काम किया था, और आसपास के भी कुछ नगर थे, लैलपुर वगैरह, वहाँ भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई थी। दिल्ली में जो सर गंगाराम हॉस्पिटल है वो उन्हीं के नाम पे है। दिल्ली का जो सेक्रेटरीट है, सचिवालय जिसको कहते हैं, वो भी सर गंगाराम ने बनवाया था। तो उसके डिज़ाइन को और उसकी विशालता, भव्यता को देखकर ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप की बिल्डिंग्स उन्होंने उस समय बनवाई थी, जब इतनी आधुनिक मशीनों का प्रयोग नहीं होता था, और कितनी जल्दी जल्दी उन्होंने ये सब काम कर लिया, और ऐसा मजबूत काम किया कि आज 100 साल के बाद भी वो बिल्डिंग बहुत अच्छी पोजीशन में खड़ी है, और उनका निकट भविष्य में गिरने की कोई संभावना भी नहीं है। तो हमारे जो आज के आधुनिक हाईली हाईटेक इंजीनियर्स नहीं कर सकते, वो सर गंगाराम ने अपने नेतृत्व में वहाँ किया था। उन्होंने, सर गंगाराम ने ब्रिटिश सरकार से अनुमति मांगी कि मुझे मेरे गांव को विकसित करने का प्लान दिया जाए, तो ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। तो उनको कोई और जगह दे दी गई उनके बार बार मांगने पर। तो उन्होंने उस जगह का नाम रखा गंगापुर। ये इस्लामाबाद के पास में आज भी शहर है, देखा जा सकता है, चेक किया जा सकता है।
इस्लामाबाद का 1947 से पहले नाम लैलपुर था। अच्छा, अंग्रेजों ने उनको ऐसी जमीन दी जो थोड़ा ऊंचाई पर थी। उस टाइम पानी की इरिगेशन की इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, वहां नहरों से नदियों से सिंचाई होती थी। वो जमीन ऊंची थी तो वहां पानी की समस्या थी। तो सर गंगाराम ने वो जमीन भी खरीद ली और वहां पूरा एक अच्छा खासा हवेली शहर बसाया। वहां शहर बसाने के लिए उन्होंने ईंट के भट्टे ही वहीं लगवा दिए कि भाई ईंटें लेने दूर से ना जाना पड़े, और परमानेंट मजदूर मिस्त्री रख के लगातार उस पे काम करते रहे वो। अच्छा, पानी की व्यवस्था उन्होंने कैसी की, ये भी एक ऐतिहासिक बात है। उन्होंने पानी की व्यवस्था, एक गुजायाना गांव था वहां से कोई 5-7 किलोमीटर दूर, वहां से उन्होंने अपने खर्चे पर रेलवे लाइन डाल दी। गुजायाना से 6-7 किलोमीटर रेलवे लाइन डाल दी, और डब्बों को और इंजन की जगह घोड़े उस पानी की ट्रेन को खींचते थे और वहां से पानी लाते थे। और आज देखा जा सकता है कि गुजियाना गांव बहुत हरा भरा, बहुत अच्छा गांव है। उस टाइम उन्होंने ब्रिटेन से बड़ी बड़ी पानी की मशीनें, आजकल तो मशीन पानी की मोटरें ये सब आम बात हो गई है, उस टाइम इतना आसान नहीं था उनका मिलना। तो वो उन्होंने ब्रिटेन से मंगवा के उस पूरे क्षेत्र को हरा भरा कर दिया। यह उनकी एक सोच थी। वो जो रेलवे लाइन है आज भी गुजियाना गांव से गंगापुर तक मौजूद है। अभी 5-7 साल पहले तक उस पर घोड़ा गाड़ी से ट्रेन खींची जाती थी, एक एक डब्बे की, जिसमें वहां के लोग लाहौर तक, गुजियाना तक आगे जाते थे, फिर आगे गाड़ी साधनों से आगे चले जाते थे। तो इतना दूरदृष्टि से उन्होंने काम किया, और पूरे लाहौर को, दिल्ली का कुछ हिस्सा, वो लाहौर साइड ही रहते थे तो उन्होंने उस क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान दिया। अच्छा, वहां के जो हमारे सिख भाई हैं वो कुछ जमीन मांग रहे थे सरकार से, अंग्रेज सरकार से, तो वो जमीन उनको दे नहीं रहे थे। तो हमारे सर गंगाराम ने वो पूरे एरिया की कितनी, जितनी जमीन हमारे सिख बंधु सरकार से मांग रहे थे उससे दुगनी जमीन उन्होंने खरीद ली और गुरुद्वारे को दे दी कि अब आप इसमें जैसे चाहे वैसे अपना निर्माण करें। तो ये उनकी धार्मिक एक सोच भी थी कि धर्म को, सबको कैसे आगे बढ़ाना है। और वो उस टाइम बड़े क्रांतिकारी विचार, क्रांतिकारी से मतलब मेरा लड़ाई और अंग्रेजों से लड़ाई के लिए नहीं है, वो उन्होंने उस टाइम बाल विवाह का भी विरोध किया था। इसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। उन्होंने इतने इतने बड़े आर्किटेक्ट बनाए। अभी लाहौर में एक मॉल रोड है, मॉल रोड इतनी मशहूर है, लाहौर की मॉल रोड आज तक मशहूर है। उसी लाहौर की मॉल रोड के नाम पे हमारे इंडिया में आप चाहे शिमला चले जाएं या मसूरी चले जाएं या मनाली चले जाएं, वहां सब एक मॉल रोड होती है। मॉल रोड का कॉन्सेप्ट लाहौर से ही आया था। तो लाहौर में एक तो मॉल रोड बनाई, लाहौर में एक गर्मी पड़ती थी, गर्मी के दिनों में तो उन्होंने एक ठंडी रोड बनाई। ठंडी रोड आज भी लाहौर में मौजूद है। ठंडी रोड का मतलब ये था कि उन्होंने वहां इतनी दोनों तरफ हरियाली कर दी कि वहां गर्मी नहीं लगती थी, ऐसे ऐसे पेड़ दरख्त उन्होंने लगाए। और दिल्ली का मैंने आपको बता ही दिया कि उन्होंने दिल्ली में सचिवालय और ये गंगाराम हॉस्पिटल ये बनवाया, जो आज तक एक्टिव है और बड़े प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल्स में उसका नाम आता है। अब कितने ही बड़े बड़े हॉस्पिटल बाद में खुल गए हैं, एशियन और ये सब, मैक्स वगैरह, लेकिन वो आज भी सर गंगाराम हॉस्पिटल की मुकाबला नहीं कर सकते, ना तो बिल्डिंग वाइज ना उनकी टेक्निक वाइज। अच्छा, तो अब बात ये आती है कि सर गंगाराम ने जो इतना सब कुछ बनाया और इतने कम समय में बनाया,
तो उसको इतिहास से हटा क्यों दिया गया, उसका हमें पढ़ाया क्यों नहीं गया। लाहौर में तो नहीं पढ़ाया गया, पाकिस्तान में नहीं पढ़ाया गया, भाई चलो वो तो एक बात हमें समझ में आ रही है कि वो हिंदू थे और उनको तो पढ़ाने में दिक्कत थी, फिर भी ये बिल्डिंग्स वगैरह है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने उनके बनाए एक मेडिकल कॉलेज का नाम मोहम्मद अली जिन्ना की बहन के नाम पर कर दिया था, जिसका नाम अब आज की डेट में है फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज। वो पहले सर गंगाराम के नाम पर ही था। ठीक है, अब उन्होंने खूब विकास किया अपनी तरफ से और आगे की 100 साल आगे की वो सोच रख के चल रहे थे। ऐसी चौड़ी चौड़ी सड़कें और ऐसा उन्होंने लाहौर बनाया। अब लाहौर कैसा शहर है, आसपास क्या हो गया है, वो मुझे नहीं मालूम है ना, ज़्यादा मैं उस डिटेल में जाना चाहता हूँ अपना। अच्छा, उन्होंने जैसा कि मैंने पहले कहा, उन्होंने बाल विवाह का उस टाइम विरोध किया था कि बाल विवाह नहीं होने चाहिए। अपनी उम्र में तो वो बाल विवाह पर रोक नहीं लगवा सके, लेकिन उनके जाने के बाद बाल विवाह पर रोक लगी। अच्छा, उस टाइम हमारे जो नेता थे, आज़ादी के नेता, कांग्रेस के नेता थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ाई तो लड़ी ही जा रही थी, तो उन्होंने महात्मा गांधी को भी चिट्ठी लिखी कि आप बाल विवाह रुकवाने के लिए कुछ कीजिए, आप ये कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने उनको जवाब दिया, क्योंकि वो मुस्लिम लोग में बचपन में ही विवाह करने की परंपरा थी, परंपरा हिंदुओं में भी थी लेकिन उनमें कुछ ज्यादा थी। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ कल्चर के बारे में, कुछ रिलीजन के बारे में भी सोचिए। तो उन्होंने फिर महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी कि मैं सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में सोचता हूँ, जिससे हमारे देश का भला होगा और हमारे देश का पेट भरेगा। ऐसा उन्होंने गांधी जी को जवाब दिया। उसके बाद ठीक है, उनके जाने के बाद बाल विवाह शारदा एक्ट लागू हुआ, बाल विवाह पर रोक लगी, वो 47 से पहले ही लग गई थी। अच्छा, फिर महात्मा गांधी ने एक अपना एक कॉल दी, एक नारा तो नहीं, एक कॉल दी कि सभी लोग चरखा चलाएंगे अगर सब, और बड़े बड़े कारखानों का वो हिमायती नहीं थे, बड़े बड़े कारखानों के महात्मा गांधी। तो उन्होंने कहा कि सभी लोग चरखा बनाएं और अपने काते कपड़े उसी से पहने, चरखे के बुने कपड़े ही पहने, इससे हमें रोजगार भी मिलेगा। तो इसमें महात्मा गांधी ने दोबारा उनको, महात्मा गांधी को दोबारा सर गंगाराम ने एक चिट्ठी लिखी। उस टाइम ऐसे टेलीफोन वगैरह ऐसे जमाने नहीं थे, और ये सब चिट्ठियां आर्काइव्स में मौजूद है, कोई भी जाके इनको चेक कर सकता है। उन्होंने महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी कि एक चरखा चला के एक दिन में आदमी या एक और महिला है वो कितना कमा लेगी, आधा आना, एक आना, डेढ़ आना, दो आना, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। और इसके बाद उन्होंने लाहौर में महिलाओं को सिलाई मशीनें ब्रिटेन से मंगवा कर दी, एम्ब्रॉयडरी की मशीनें मंगवा कर दी और उनको सिखाया, और सीखने के पीरियड में भी उनको 1 रुपया रोज तक दिया। उस टाइम 1 रुपया रोज, आज से 100 साल पहले। और जब वो महिलाएं सीख गई तो उसके बाद उनको उनकी क्षमता के अनुसार 5 रुपए, 6 रुपए तक उन्होंने दिए, और उन्होंने करके भी दिखाया कि खाली, और वो चरखे का विरोध, महात्मा गांधी का विरोध नहीं करते थे, वो उनके विचारों से शायद कुछ सहमत नहीं थे। उन्होंने महात्मा गांधी को अपने लेटर में लिखा भी था, स्पिन कैन नेवर पे बट वीविंग कैन पे। चरखा आपको पे नहीं कर सकता, मतलब आमदनी पे नहीं कर सकता, वीविंग, सिलाई मशीनें कर सकती हैं, जो उन्होंने बाद में अपने कर्म से प्रमाणित भी किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि सिर्फ बोल दिया, चिट्ठी लिख दी, उन्होंने वो काम करके भी दिखाया। बड़ी संख्या में उन्होंने मशीनें बाहर से मंगवाई, खरीदी, महिलाओं को प्रशिक्षित किया। उस टाइम महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था, चाहे हिंदुओं की औरतें हों, चाहे मुसलमानों के घर की औरतें हों, लेकिन उन्होंने सबको
काम सिखाया और उनको आमदनी का जरिया भी दिया। तो ऐसे थे हमारे सर गंगाराम। उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, और लेकिन मेरा यह प्रश्न है कि उनको इतिहास में पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा। इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा कि उन्होंने महात्मा गांधी की बातों से असहमति दर्ज की थी और अपनी नाखुशी जाहिर की थी, तो इसलिए उनको कांग्रेस विरोधी मान लिया गया। वैसे सर गंगाराम ने भी, और कोई भी दावा नहीं कर रहा कि सर गंगाराम जो है वो स्वतंत्रता सेनानी थे। वो तो अपना जो काम था निर्माण का, देश का, वो सब कर रहे थे। लेकिन ऐसा उनके साथ बर्ताव इसलिए किया गया कि वो थोड़ा सा महात्मा गांधी के विचारों से सहमत नहीं थे। उन्होंने सिर्फ कोई लड़ाई की, अहिंसा, इस पे कोई उन्होंने टिप्पणी नहीं की। उन्होंने सिर्फ चरखे पे, बाल विवाह पे, इस टाइप की सामाजिक कुरीतियों पे ही वो महात्मा गांधी से आदान प्रदान लेटर्स का, चिट्ठियों का करते थे। अच्छा, उनकी मृत्यु तो 1927 में ही हो गई थी, और 1947 में जब भारत के विभाजन का निर्णय हुआ तो सर गंगाराम की एक वहां मूर्ति लगाई गई थी लाहौर में। तो उस वहां के मुसलमानों ने आक्रोश में सर गंगाराम की मूर्ति को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। तो पुलिस ने भी उन पर फायरिंग करी और काफी लोग घायल हुए, लाठीचार्ज हुआ। एक पाकिस्तान के साहित्यकार हुए सादत हसन मंटो, जिनकी बदनाम कहानियां और ये सब किताबें काफी मशहूर हैं, वो उर्दू के लेखक थे। तो उन्होंने व्यंग लिखा था कि सादत हसन मंटो ने ऐसा लिखा था कि सर गंगाराम का मूर्ति तोड़ने वाले, उनके बुत को तोड़ने वाले जब घायल हुए तो उनका इलाज सर गंगाराम हॉस्पिटल में ही कराया गया। तो ऐसे हमारे महान थे सर गंगाराम। जाते जाते जब उनकी तबीयत खराब हुई, उन्होंने अपनी वसीयत करी। तो जाते जाते वो लाहौर में एक विधवा आश्रम बनवा गए, और उनके पास उस समय 30 लाख की रकम थी। वो उस विधवा आश्रम को दे दी गई। जो वो आज उस विधवा आश्रम का क्या हाल है, क्या नहीं है, कोई अच्छा हाल नहीं है। पाकिस्तान की सरकार तो हमारे आइडेंटिटी धीरे धीरे मिटाना चाह रही है। लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान में भी ऐसे हैं जो सर गंगाराम को लाहौर का निर्माता मानते हैं। भगत सिंह, राजा रणजीत सिंह, इन सबको अपना मानते हैं। तो वो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि सर गंगाराम का नाम ओझल इतिहास से नहीं हो। मेरा दोबारा कहना ये है कि भारत सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए, और सर गंगाराम के बारे में हमें पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। हम लोग नहीं जानते। मैं दोबारा कह के अपनी बात खत्म करूंगा। सिर्फ हम हिंदुस्तानियों को ये पता है कि सर गंगाराम हॉस्पिटल एक दिल्ली में है, बस। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। आज बस यही तक। फिर किसी अगले विषय में आपसे चर्चा करेंगे। आप सबने ये वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।